मुद्रा के मूल्य में कमी और परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की समस्या से तो हम भलीभांति परिचित हैं, परंतु इसके विपरीत परिस्थितियां भी क्या कोई संकट उत्पन्न कर सकती है, इसे हम शायद न समझ पाए। 1929 से 33 की इस अवधि में विश्व का एक बहुत बड़ा भाग आर्थिक मंदी से आक्रांत रहा। इस संकट को आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी मंदी या महान मंदी या अवसाद जैसे पदों से भी पुकारा गया है। इसे आर्थिक संकट, द इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहा गया है। आर्थिक मंदी से आशय: आर्थिक मंदी को बोलचाल की भाषा में वस्तुओं की कीमत में गिरावट के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। वैसे लाक्षणिक विशेषताओं के आधार पर आर्थिक मंदी का चित्र उकेरा जा सकता है, जैसे मुद्रा संकुचन, वस्तुओं की अधिक उपलब्धता, वस्तुओं के मूल्य में कमी और सीमित क्रय शक्ति इसके प्राथमिक लक्षण हैं। चक्राकार फेरों में यह अपने को और तीव्र बना लेती है। कम क्रय शक्ति कम मांग कर पाती है। दामों में गिरावट से भी बिक्री में काफी कमी हो जाती है। फलस्वरूप उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। उत्पादन में कमी श्रमिकों, कर्मचारियों की छटनी को जन्म देती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति और कम हो जाती है। बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर लेती है। कम क्रय शक्ति से मांग और बाधित होती है। आपूर्ति और मांग का असंतुलन पुनः कीमतों पर अवसादकारी प्रभाव डालता है और यह दुष्चक्र कई फेरों में बार बार होता है। ऐसे ही दुष्चक्र से विश्व 1929-1933 के काल में पीड़ित रहा। इसे ही आर्थिक मंदी कहा जाता है। घटनाएं मुहूर्त निकालकर नहीं घटती। कभी कभी वे इतनी आकस्मिक और अप्रत्याशित होती है कि सारा विश्व, सारा जगत हक्का बक्का रह जाता है। आर्थिक मंदी या संकट का प्रारंभ भी अधिकांश विद्वान 1929 ईस्वी से ही मानते हैं। E.H. कार के अनुसार 1929 के शीत ऋतु में अमेरिका में ऋण मिलना बंद हो जाना, यूरोप में ऋण मिलना बंद हो जाना इस संकट की प्रथम राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी। इसके बाद शीघ्र ही सारे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में व्यापक एवं अनिष्टकारी गिरावट हुई। G.M. गेरथॉर्न हार्डी, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के अनुसार अक्टूबर 1929 के अनिवार्य शुरू हुआ और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक दिन में शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर गिर गया। कुछ देर को स्थिति संभली, पर नवंबर में फिर अत्यधिक गिरावट आई। इन विद्वानों का मत प्राय स्वीकार किया जाता है। यदि अक्टूबर मास को और अधिक स्पष्ट करें तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है 24 अक्टूबर 1929 को प्रारंभ हुई और इसे ही काला गुरुवार यानी थर्सडे, काला गुरुवार, ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। अगर प्रभाव क्षेत्र की हम आर्थिक मंदी के बारे में बात करें, आर्थिक मंदी का प्रभाव क्षेत्र विश्वव्यापी था। सोवियत संघ तो एक वास्तविक अपवाद रहा। कुतर्क के नाते किसी और देश के अप्रभावी रहने का विवरण देकर कहा जा सकता है कि यह विश्वव्यापी नहीं थी। वस्तुतः विश्वव्यापी शब्द प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता का भावात्मक परिचायक है, न कि शब्दात्मक अभिव्यक्ति। अतः आर्थिक मंदी ने विश्व के अधिकांश राज्यों को कम ज्यादा किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य किया। उत्तरी गोलार्ध के सुदूर उत्तर में स्कैंडिनेविया देशों से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया तक ये संकट व्याप्त था और जापान से लेकर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सभी इसके चपेट में थे। एशिया, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सर्वत्र इसका प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र देश के नाते या उपनिवेश के नाते सभी पर इसका प्रभाव पड़ा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश इससे ज्यादा प्रभावित हुए। फ्रांस और इटली जैसे कुछ राज्यों पर कम प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ इस संकट से अप्रभावित रहा, यह तथ्य है। साम्यवादी लेखकों द्वारा इसे साम्यवाद की विजय निरूपित करना तथ्यों का सरलीकरण है। वहां मुद्रा व्यवस्था, उत्पादन, वितरण और उपभोग सब पूर्णतः नियंत्रित थे। अतः अर्थव्यवस्था का यह संकट जो मुक्त अर्थव्यवस्था का संकट था, वहां उपस्थित होने का कोई कारण नहीं था। आर्थिक मंदी के कारण। वैसे आर्थिक मंदी के स्पष्ट कारणों को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन युद्ध, ऋण, क्षतिपूर्ति और मंदी ने मिलकर यूरोपीय अर्थव्यवस्था को इतना क्लिष्ट बना दिया कि आर्थिक मंदी का कारणात्मक विश्लेषण बहुत पेचीदा और जटिल हो गया। कुछ कारणों को यहाँ हम
बता रहे हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले कारण हम ले सकते हैं अति उत्पादन। उत्पादन अधिक है, यानी अधिक उत्पादन इसका मंदी का प्रमुख कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु युद्ध स्तर पर औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। नए अनुसंधानों और तकनीकों के कारण उत्पादन वृद्धि प्रारंभ हुई। आपूर्ति के मांग अधिक होने के कारण वस्तुओं की कीमती में वृद्धि हुई। काफी लोगों ने इसमें अवांछित मुनाफा भी कमाया। युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद तक भी कुछ क्षेत्रों में मांग बनी रही, क्योंकि पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में खपत बनी रहती थी। धीरे धीरे खपत कम होने लगी, परंतु उत्पादन तंत्र उसी क्षमता पर उत्पादन करता रहा और परिणाम स्वरूप जो मांग है वो धीरे धीरे कम होती गई और जो उत्पादन था वो बढ़ता गया। और यही जो चक्र है चला, मूल्यों में कमी से श्रमिकों की छटनी, कृषकों की आय में कमी का दौर चला और मंदी और भी क्रूर हो गई। दूसरा जो मुख्य कारण है स्वर्ण का विषम वितरण। अधिकांश देशों की मुद्राएं स्वर्ण मान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पर आधारित थी। अप्रत्यक्षतः तो समस्त मुद्राओं का आधार स्वर्ण ही था। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, व्यापार एवं बैंकिंग व्यवस्था पूर्णतः स्वर्ण पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण भंडार होना अति आवश्यक था, तभी स्वर्ण मान का संचालन संभव था। परंतु स्थितियां विपरीत दिशा में जाने लगी। कर्ज के चुकारे के रूप में या आयात के आधिक्य के भुगतान के रूप में यूरोप के देशों से स्वर्ण अमेरिका में पहुंचने लगा। क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस ने भी जर्मनी से सोना प्राप्त किया। स्वर्ण के विषम वितरण से स्वर्णमान व्यवस्था लड़खड़ा गई। सोना मुद्रा के मूल्य का आधार था, अतः जहां स्वर्ण के भंडार कम हो गए उन देशों में मुद्रा की कीमतें बढ़ गई, सामग्री की कीमतें घट गई और आर्थिक मंदी का दौर छा गया। स्वर्ण के पर्याप्त भंडार के कारण फ्रांस पर आर्थिक मंदी का नगण्य प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है। स्वर्ण की कमी से मंदी आती है तो अमेरिका में तो विश्व का सर्वाधिक सोना इकट्ठा हो गया था, फिर वहां कैसी मंदी आई, वहां तो तेजी आनी चाहिए थी, परंतु हुआ विपरीत। वहां मंदी का प्रथम विस्फोट हुआ। इसके अपने कारण थे। हार्डी के अनुसार स्वर्ण ऐसे देश में पहुंच रहा था जिसमें उसका कोई भी उपयोग नहीं था और इस तरह वह वापस खान में लौट रहा था। अमेरिका के पास सोना था जबकि चाहिए था कि उसके ग्राहकों के पास। इसके निर्यात व्यापार का संकुचन उत्पादों का ढेर लग जाने का कारण बना। इसके अतिरिक्त सट्टेबाजी आदि अन्य कारणों से अमेरिकन बाजार गिरे, अतः वहां स्वर्ण का अतिशय केंद्रीकरण भी उसे मंदी से उबार नहीं पाया। तीसरा कारण हम रजत की यानी चांदी की अति आपूर्ति कह सकते हैं। इसमें ली बेंस यूरोप सिंस 1914 के अनुसार चांदी की क्रय शक्ति कम हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विद्वानों ने स्वर्ण और रजत की उपलब्धता का आर्थिक मंदी से संबंध जोड़ते हुए संभावित प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़कर विद्यार्थियों की उलझने बढ़ा दी है। चूंकि हम विश्वव्यापी मंदी की बात कर रहे हैं, अतः आर्थिक प्रभाव किसी राष्ट्र के घरेलू संदर्भ में देखना है। पूरे विश्व में जब सोना लेन देन का आधार था तो चांदी का मूल्य भी तो सोने में ही निर्धारित होना था, यानी विश्व व्यापार के संदर्भ में चांदी भी एक वस्तु ही थी। अतः चांदी की बहुतायत से अधिकता से वाले जो देश है, चांदी की बहुलता से चांदी के दाम गिर गए और सोने की तुलना में चांदी सस्ती हो गई और उन देशों की क्रय शक्ति स्वर्ण के आधार पर क्षीण हो गई। 1933 ईस्वी के जून जुलाई में लंदन के मौद्रिक सम्मेलन में मुख्य चांदी उत्पादक एवं धारक 8 देशों में एक 4 वर्षीय समझौता करवाया गया था कि वे अपना रजत स्टॉक विश्व व्यापार पर नहीं डालेंगे, नहीं उड़ेंगे। अर्थव्यवस्था का स्वैच्छिक उतार चढ़ाव। मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में गति अवरोधक भी नहीं होते हैं, अतः ढलान में फिसलना और चढ़ाई में हाँफना इसकी नियति होती है। लिप्सन के अनुसार यूरोप इन द 19th एंड 20th सेंचुरी के अनुसार साधारण दृष्टि की उत्पादन की क्रियाओं में एक निश्चित समय के पश्चात ऐसी शिथिलता आया करती है। एक अजीब नियम के अनुसार शिथिलता का चक्र चलता है। विश्लेषण करने पर विभिन्न कालों में मंदी के दौर ढूंढे जा सकते हैं। कम तीव्रता के कारण वे ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाते। मुक्त व्यवस्थाओं में तो प्राय ऐसा होता रहता है। सोवियत संघ में भी नई आर्थिक नीति के दौर में केची संकट, बिक्री संकट आदि के रूप में इस तरह के चक्र चले हैं। अतः आर्थिक मंदी को स्वाभाविक आर्थिक चक्र की परिणति कहा जा सकता है। सबसे खास बात यंत्रीकरण से फैली बीमारी जो बेकारी थी। लैंगसन के अनुसार निरंतर तकनीकी विकास के कारण श्रम शक्ति के रूप में मनुष्य की आवश्यकता कम हो गई।
विश्व में बेरोजगारी का आंकड़ा अत्यधिक बढ़ गया और कामगारों की क्रय शक्ति का सतत ह्रास हुआ। मशीनों ने मनुष्य का स्थान ले लिया। एक एक मशीन 10-20 या ज्यादा लोगों का कार्य करने में सक्षम थी और इसी का परिणाम स्पष्ट था कि बेरोजगारी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा 1932 ईस्वी के अंत में विश्व में कम से कम 3 करोड़ बेरोजगारी की संख्या अनुमानित की गई। इससे उन पर निर्भर और परिवारजन सम्मिलित नहीं थे। बेरोजगारी से क्रय शक्ति में कमी, उनसे मांग में कमी और मंदी एक चक्र था और महायुद्ध काल से ही विश्व यंत्रीकरण की दिशा में बढ़ रहा था। उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे खतरनाक हुए और वो आगे जाके विस्फोट का रूप उन्होंने धर लिया। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ऊपर अति उत्पादन वाले हमने बात करी है कि जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो व्यवस्था मंदी पड़ जाती है। वही बात यहाँ पे सार्थक होती कि प्रथम विश्व युद्ध का जब चल रहा था तो उससे अति उत्पादन हुआ और युद्ध के तुरंत बाद भी कुछ दिनों तक मांग बनी रही, लेकिन यकायक मांग जो है वो घटने लगी और ऐसे में आर्थिक मंदी का जन्म होने लगा। अमेरिका की सट्टेबाजी का प्रभाव। अमेरिका शेयर मार्केट में जो सट्टेबाजी करता था, महायुद्ध में अमेरिका का कायाकल्प कर दिया था, उसकी आर्थिक समृद्धि नई ऊंचाइयां छूने लगी थी। अंश पूंजी में हुए विनियोग का बहुत अच्छा प्रतिफल मिला तो एक भीड़ शेयर मार्केट पर टूट पड़ी। 10 लाख नए व्यक्ति इस धंधे में आ गए। शेयरों की खरीद के लिए भीड़ लगने लगी, आपाधापी मच गई। अंश अपने अंकित मूल्य से 20 गुना अधिक मूल्य पे बिके और यह कार्य निष्पादन पर नहीं बल्कि कल्पना की उड़ान पर सवार मूल्य था। यानी शेयर मार्केट में जो मूल्य था वो सिर्फ कल्पना के सवार पे था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 1925 के 44.34 करोड़ शेयरों की संख्या अक्टूबर 1929 में 100 करोड़ हो गई। यही प्रस्थान बिंदु था। शेयरों में तेजी का काल्पनिक महल हवा के एक झोंके में भरभरा गया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर गिर गया और यह भारत में 1991-92 के हर्षद मेहता वाले दौर से तुलनीय है। जैसा 1991-92 में जब हर्षद में जो मेहता था उसने नकली करा था, वैसे ही ये घटना हुई। सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति को आर्थिक मंदी का कारण इन्होंने अधिकतर अमेरिकियों ने माना है। अगला जो हमारा टॉपिक है, बचत एवं विनियोग की दोषपूर्ण व्यवस्था। प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन मैडान केन्स ने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रेंट एंड मनी नामक पुस्तक में सिद्ध किया है कि बैंकों में आम आदमी का जमा पैसा स्वयं ही सही प्रकार की पूंजी निवेश का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि पूंजी व्यवस्था में बचत करने वाला व्यक्ति तथा उसकी बचत का उपयोग करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार से सोचते हों। आर्थिक मंदी के पीछे भी बचतकर्ताओं और उसका उपयोग करने वालों की सोच का एक अंतर कारण हो सकता है। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैंसन के अनुसार महान मंदी अनेक विशाल उछालों के साथ अपने अंतिम छोर तक पहुंचने का परिणाम थी। साथ ही यह भी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बचत अत्यधिक होने लगी थी, जबकि निवेश के अवसर काफी कम हो गए थे। संरक्षणवादी नीतियों का दुष्परिणाम। संरक्षणवाद आर्थिक मंदी का कारण और परिणाम दोनों था। लैंगसम के अनुसार युद्ध के बाद के वर्षों में ऊंचे तट पर कर लगाए गए, आयात निर्धारित किया गया, अप्रवास नियंत्रण कानून पारित किए गए, स्वदेशी आंदोलन विकसित हुए, आर्थिक भेदभाव और प्रतिशोध के चतुर तरीके खोजे गए। इस प्रकार की संरक्षणवादी और भेदभाव मूलक नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अधिक संकुचित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इन बंदिशों से हर बाजार अपने उत्पादों के ढेरों से पट गया। अमेरिका निर्यात से अपनी औद्योगिक प्रगति बरकरार रख सकता था। ग्रेट ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवहन से भाड़ा कमा सकता था। जर्मनी लाभकारी व्यापार संतुलन द्वारा ही क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण की किस्तें चुका सकता था। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली तथा एशियन देश जापान आदि की अर्थव्यवस्थाएं अन्य देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण ही डगमगाई। सबने एक दूसरे को क्षति पहुंचाई। निचले तबके की क्रय शक्ति में कमी। अमेरिका में युद्ध काल में और उसके पश्चात से जो समृद्धि आई उसका बंटवारा एक तरह से विवेकपूर्ण नहीं था। 1922-1929 के बीच राष्ट्रीय आय बहुत तेजी से बढ़ी, परंतु उसका अधिकांश भाग ऊपरी यानी क्रीमी लेयर ने ही सोख लिया था। कुप्रबंध। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अधिकांश संकटों का कारण मानवकृत मानते हैं। उनकी स्थापनाओं को केंद्र में रखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि आर्थिक मंदी कुप्रबंध के कारण जन्मा घटना चक्र है। 1933 के लंदन आर्थिक सम्मेलन की तैयारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि एवं अन्य कच्चे माल के विश्व भंडार का सूचकांक 1925 की तुलना में 1932 में दुगना था। खाद्यान्न
आदि के इस अतिशय भंडार ने कृषि उत्पादों के बाजारों को अस्त व्यस्त कर दिया। उधर इसी काल में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। यदि मुक्त अर्थव्यवस्था को कुछ कल्याणकारी स्वरूप प्रदान कर काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ कर कुछ सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किए जाते तो उत्पादन आधिक्य और बेरोजगारी की जो 2 समस्याओं का आपस में समाधान हो जाता, लेकिन ये सब जो कार्रवाइयाँ थी वो नहीं की गई। आर्थिक मंदी के परिणाम। आर्थिक मंदी के बहुत व्यापक जो है प्रभाव हुए, परिणाम हुए। यह मात्र आर्थिक घटना नहीं थी, अपितु इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी हुए। मंदी ने राजनीतिक ताने बाने को भी बहुत अधिक हानि पहुंचाई। आर्थिक क्षेत्र में तो जबरदस्त परिवर्तन हुए, अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों पर अलग अलग प्रभाव पड़े। मौद्रिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, हम इनको कुछ बिंदुओं में ले सकते हैं। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप जो सबसे पहला जो बिंदु हमने लिया है, मौद्रिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन। विश्व के अधिकांश राज्यों की मुद्राएं स्वर्ण मार्ग पर आधारित थी और स्वर्ण के भंडारों के शरण मुद्रा के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि से जो मुद्रा की स्वर्ण पर निर्भरता समाप्त करनी पड़ी। अनेक देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर विश्व प्रतियोगिता में स्वयं के टिके रहने का प्रयत्न किया। घरेलू स्तर पर स्फीति पैदा कर वस्तु के दाम संभालने का प्रयत्न करना पड़ा। संरक्षणवाद का विकास। आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों ने आर्थिक मंदी को जन्म दिया और इसके परिणाम स्वरूप भी संरक्षणों और विस्तार हुआ। अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने हेतु उन्हें तटकर और अनेक उद्योगों, कृषि आदि क्षेत्रों को अनुदान आदि की संरक्षणवादी नीतियों का और विकास हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो निर्बाधता पर अंकुश लगा। मुक्त व्यापार अब एक कल्पना रह गया। आर्थिक राष्ट्रवाद और राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। ईएचकार के शब्दों में यह स्पष्ट था कि आर्थिक राष्ट्रवाद और राज्य द्वारा व्यापार नियमन अब स्थायी हो चुके थे और उन्हें भावी विश्व व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों के रूप में स्वीकार कर लेना आवश्यक है। लैंगसम के अनुसार उन्होंने आत्मनिर्भरता की नीति के रूप में बढ़ते सरकारी नियंत्रणों का उल्लेख किया है। आर्थिक मंदी के उपचार के रूप में राजकीय नियंत्रणों का जो उपक्रम प्रारंभ हुआ वह स्थायी प्रवृत्ति बन गया। राज्यों ने जो नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया। मंदी से पूर्व अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों में आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम किया जाता था, लेकिन बाद में ये सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कई राज्यों द्वारा मुद्रा नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, उत्पादन, वितरण, पूंजी विकास, निवेश जैसे आर्थिक विषयों पर भी राजकीय नियंत्रण बहुत ज़्यादा स्थापित किया गया। आर्थिक राष्ट्रवाद ने अंतर्राष्ट्रीयवाद पर विपरीत प्रभाव छोड़ा। तत्कालीन आर्थिक समस्याएं। आर्थिक मंदी की चक्राकार गतियों ने अनेक आर्थिक दुष्प्रभाव उजागर किए, जिसमें से अनेक उनके कारण और परिणाम दोनों थे। उत्पादन में कमी, सरकारी बजट में घाटा, करों में वृद्धि, बेकारी, शेयर मूल्यों में कमी जैसे लक्षण दिखने शुरू हुए। ब्याज दर में कमी आई, बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ किया गया। ये सब तत्कालीन परिणाम थे। द्विपक्षीय समझौतों की प्रधानता। आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बड़ी बड़ी योजनाओं के स्थान पर सीधे सौदों के आधार पर दो राज्यों के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों का प्रारंभ हुआ। अधिनायकवाद को प्रोत्साहन। इस आर्थिक मंदी ने आर्थिक समस्याओं से ग्रसित विभिन्न राज्यों ने सरकारों का कोप भजन बनना पड़ा। लोगों ने अपने कष्टों का कारण तत्कालीन सरकारों को माना और इसी वजह से कई जगह पर जो निरंकुशवादी शासन व्यवस्थाएं थी, जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, ऐसी अधिनायकवादी जो तंत्र थे उनका विकास हुआ। सैनिकवाद और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक मंदी का एक और दुष्परिणाम सैनिकवाद और साम्राज्यवाद के विकास के रूप में प्रकट हुआ। हार्डी के अनुसार जापान और उसकी जनता द्वारा अपनाई गई सैनिकवाद की नीति का प्रेरक भाव आर्थिकी था। टाइन बी सर्वे ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स 1931 ने इसके बारे में कहा भी है कि आर्थिक मंदी द्वारा उत्पन्न दबावों का मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण और ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया संबंधी जर्मन साम्राज्यवादी गतिविधियों पर जो भी असर पड़ा, ये सब आर्थिक मंदी का ही कारण था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण पर वज्र आघात। 1924-29 के बीच का युग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सौहार्द और सद्भाव का समय था। फ्रांस जर्मनी के मध्य विश्व जनित कटुता में कमी आई। डावेस योजना, यंग योजना ने क्षतिपूर्ति की जटिल समस्या को सरल बनाया। लोकार्नो समझौते ने आपसी समन्वयवादी भावना को जन्म दिया, लेकिन बाद में इन सारी जो शांति, सौहार्द, समृद्धि थी उसमें कमी आई और जो दूसरे से ये दूर खड़े एक दूसरे जो देश हैं इनसे आर्थिक जो सौदेबाजी थी वो करने लगे। लैंगसम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं को दूर करने, विनिमय स्थिर करने, अंतर सरकारी ऋण समस्या का समाधान करने और राष्ट्रों के बीच आर्थिक
सद्भावनाएं और मित्रता बहाल करने हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया। प्रत्येक देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था। राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा पर आघात। आर्थिक मंदी के दौरान अपनी निष्प्रभावी, निस्तेज और ढुलमुल नीति के कारण राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा, क्योंकि उसने इस दौरान जैसे बड़े बड़े जो जापान और जर्मनी का राष्ट्रसंघ से हट जाना, उस दौरान कुछ भी नहीं किया। मंचूरिया संकट, अबिसिनिया संकट और चेकोस्लोवाकिया कांड के समय में भी राष्ट्रसंघ ने कोई भूमिका अदा नहीं की। इस वजह से राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का निर्माण, संकुचित आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद, पुनः शस्त्रीकरण, अधिनायकवाद और सैन्यवाद तथा साम्राज्यवादी भावनाओं को आर्थिक मंदी के दुर्लक्षी परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों और कारणों ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अतः मंदी के परिणाम विश्व युद्ध के कारणों के रूप में अभिव्यक्त हुए। लैंगसम के अनुसार अंततः आर्थिक राष्ट्रवाद की सघनता और नियंत्रित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध को लाने में सहयोग किया। अधिकाधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंधों की समस्या के निवारण हेतु शक्ति के उपयोग में विश्वास करने लगे और इस मनोवृत्ति ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध के सामने खड़ा कर दिया। अगली वीडियो में हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।